दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2020 प्रीलिम्स ख़त्म हो गया। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एनालिसिस भी देख लिए, हिट रेट भी देख लिया कि स्लीपी के कंटेंट से कितना आया कितना नहीं आया, इकोनॉमी डिस्कस करते हैं यहाँ पर दोस्तों। लेकिन एक और बात, जो ग्रेजुअली आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो अनपैरेलल्ड चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ अगर आप अगले साल के कोई तैयारी कर रहे हैं, 2021 का अटैम्प्ट देना चाहता है, जो ग्रेजुअल कंटेंट कंजम्पशन है दोस्तों वैसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम डेफिनेटली हम लास्ट में जाके हम बहुत पुश करते हैं, लास्ट में जाके हम बोलते हैं कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट में जैसे हमने प्रीमिक्स के ही जो कंपारिजन पढ़ी दोस्तों, 4-5 सवाल इको के ही मुझे दिख रहे हैं, वहीं से आ गए। तो दोस्तों ये एक चीज़ आप हमेशा ही जो बिल्कुल टोटली आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, दैट इज़ ग्रेजुअल दोस्तों। जो हमने हर रोज़ फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने प्री प्लस मेंस की तैयारी करी, मेंस की जो हमने जो सवाल किए सॉल्व, उसमें से सवाल 2 सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। देन दोस्तों आपने रोज़ जो जाकर शाम को रोज़ प्रीमिक्स देखा, आपने इतने साथ साथ चले आपने प्री क्योर देखा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक मैं कह सकता हूँ 2 क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पार पाना मुश्किल है इको में, अदरवाइज क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते दोस्तों, सॉल्व हो रहे हैं आराम से। इसीलिए मैं ऐसा नहीं चाह रहा कहना कि हाँ हर बार ऐसा होगा। ऐसा होगा कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे एंड वो ग्रेजुअल रहेगा। ओवरनाइट चमत्कार हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि पिछले 30 महीने लास्ट 30 मंथ्स हमें जानने ही होंगे और इसी को ही हम हमेशा से दिमाग में लेकर, चाहे 2017 में तैयारी कर रहे थे, चाहे 18, 19, अब 20, 21 भी आ गया, 30 मंथ्स दोस्तों। 30 मंथ्स का मतलब होता है पिछले 2.5 साल। पिछले 2.5 सालों की हमें तैयारी होनी चाहिए। जो लास्ट का 1-1.5 साल है वो ज़्यादा, उसके पहले का 1 साल थोड़ा कम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको अगर जून 2021 में पेपर देना है तो पूरा का पूरा ये 2021 के 6 मंथ्स, उसके पहले 2020 के 1 साल एंड 2019 का भी 1 साल आपको पता होना चाहिए। तो ये बन जाते हैं आपके 2.5 साल। ये वाला जो 2020 और 21 वाला जो 6 महीने हैं, ये 18 महीने बहुत ज़्यादा चाहिए, अच्छे लेवल पे चाहिए। लेकिन जो ये पिछले 12 महीने हैं 2019 के फॉर एग्जाम्पल, ये आपको बहुत, जो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सटेंसिव तैयारी नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको ज्ञान रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के कारण मैं बोल रहा हूँ ये ग्रेजुअल ही तैयारी है, मेहनत डिमांड करती है। आपको टॉप जॉब ऑफ द नेशन दे रहे हैं हम, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस को ब्रेक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस तोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेजुअल ही जैसे अगर आज से आप तैयारी शुरू करते हैं अगले साल की तो अच्छा होना चाहिए। अगर आपने इस साल अटेम्प्ट दिया और आपका अटेम्प्ट अच्छा रहा तो मेंस की तैयारी शुरू करने के लिए भी बहुत जल्द आपको मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप थोड़ा जो स्ट्रैटेजाइज, थोड़ा प्लान अच्छा बनाएंगे तो तैयारी भी अच्छी होती है, ठीक है ओके। क्योंकि मैं अभी चाह नहीं रहा बहुत सेलिब्रेट करना कि हाँ सवाल आ गए मजा आ गया, नहीं। ऐसा करने से अभी, क्योंकि प्री में रैंक निकाल लिया, कोई रैंक थोड़ी ना दोस्तों, रैंक तो मेंस में होगा, ठीक है, रैंक इंटरव्यू में होगा, ओके। चलिए, जैसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट किस में यूज हुआ, ये बहुत बार हमने देख लिया। जो फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, नहीं दोस्तों कहीं पर नहीं, डिजिटल सिक्योरिटी में कवर होता है। और दोस्तों मैंने अंत में रखा है कि हमने कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे हिट किए। फटाफट पहले सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। आंसर इसका ए है, आपको पता है डिजिटल के लिए होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, ये दोबारा ऐसी चीज़ों अगर हो तो भारत इम्यून रहे तो ग्लोबल चीज़ों से हमें थोड़ा सा कटना पड़ेगा, ठीक है। तो कटना नहीं पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमने अनंत बार डिस्कस किया, मुझे याद है मैंने इको सर्वे जब पढ़ाना शुरू किया था तब भी बात की थी। इस साल इको सर्वे में मैंने 2 चैप्टर्स पढ़ाए, एक्सटर्नल सेक्टर उसमें से एक था, तब मैंने बात की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें जो करते ही जा रहे हैं, क्योंकि भी इसीलिए बोल रहा हूँ ग्रेजुअल तैयारी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स पे डिपेंड ना हो, ठीक है। डेफिनेटली फॉरेन बैंक्स खोलेंगे तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी, ठीक है। फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी करेंगे तो भी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, इसीलिए इनको हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आपके आंसर्स बनने शुरू हो जाएंगे। एंड देन 1 लाख रुपए कैश था आपके पास, डिमांड डिपॉजिट आपने कर लिया। आपको बताना चाहिए डिमांड डिपॉजिट और कैश किस तरह की ये जो मनी सप्लाई है, और किस जो मनी सप्लाई, अगर ये अलग अलग तरह की मनी सप्लाई है तो एग्रीगेट मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। तो लेकिन जैसे हमें पता होता है एक बात कि M1, ये दोनों ही M1 टाइप की मनी सप्लाई हैं, चाहे उसको कैश बोल दो, चाहे डिमांड जो आपका जो डिपॉजिट बोल दो। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि मेरा पैसा पड़ा है सर बैंक में, मुझे आज ही पैसा निकाल के दो, तो पैसा निकाल के दो, वो दैट इज एज गुड एज कैश। आप ATM में जाते हैं, आप वहां पे ATM का बटन दबाते हैं, वो कैश ही होता है ना, तो आपको सोचना तो नहीं पड़ता ना 2 बार कि मेरे पास जेब में कैश नहीं है, ATM पड़ा है, वो तो एक ही बात है। डिमांड डिपॉजिट भी तो वही चीज है। तो इसीलिए कोई इकोनॉमी में एग्रीगेट मनी सप्लाई में कोई बदलाव नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में आ सकता है,
है शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है कि आप वो 1 लाख रुपए विड्रॉ करके, जो बैंक में पहले बंद था, विड्रॉ करके आप किसी को उधार दे दें, है ना, आप मनी सप्लाई की टाइप चेंज कर दें, तो उधार क्रेडिट बनाना शुरू कर दिए तो शायद बदल जाए, लेकिन अभी तो कोई बदलाव नहीं होगा। आपने 1 लाख कैश निकाल लिया डिमांड डिपॉजिट लगाकर। ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों मैं बता नहीं सकता हमने कितनी अनंत बार डिस्कस किया हुआ है, तो ये वो चीजें हैं जो कि अनंत बार डिस्कस्ड हैं। तो जैसे बोला हुआ है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बन सकती हैं दोस्तों, हर जगह हमने मेंस के सवाल सॉल्व किए हुए हैं जहां हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन की यूजेस बताओ, ठीक है, ब्लॉकचेन के यूजेस डिस्कस किए हुए हैं हेल्थ केयर में, जो पब्लिक, इवन की पब्लिक जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसको, ई गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक थोड़ी ना सीमित है ब्लॉकचेन, तो वन है जो 2 हटाया, 2 जहां पर हटे आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट एनीबॉडीज परमिशन थोड़ा डाउटफुल लगता है बच्चों को कि क्या किसी की परमिशन नहीं चाहिए। दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड है तभी तो इतना ज्यादा फेमस है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी की हमें जो ऐसे खास परमिशन, आरबीआई की परमिशन चाहिए, ये ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके, देन गोल्ड ट्रांच, जिसको हम आरटीपी भी कहते हैं, रिजर्व ट्रांच। अगर आपने मान लीजिए गोल्ड ट्रांच नहीं पढ़ा, यूपीएससी ने आपको दे दिया 2 नंबर फ्री के कि सर रिजर्व ट्रांच बता दीजिए कहां पर है रिजर्व ट्रांच, आरटीपी कितनी बार पढ़ा हुआ ना हमने, तो ये किसका, आईएमएफ का है, सोचने की बात भी नहीं थी। ओके, देन दोस्तों वो क्रॉप सब ट्रॉपिकल होती है, बहुत सारी होती हैं। 210 बस 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 दैट्स इट, 210 इस बस। ये जो फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, सुनने की कोई और जरूरत ही नहीं है। कौन सी क्रॉप है, कॉटन, बात खत्म, ठीक है। एंड देन उसके बाद पूरी इस पर डिटेल पढ़ते हैं, पीएचडी पढ़ते हैं, कौन सी सॉइल होती है, कहाँ ज्यादा उगती है, कॉटन की प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा है, कॉटन की प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा है। हम तो हमेशा ज्यादा पढ़ के जाएंगे ना, वी डू नॉट रियली नो कि क्या पूछा जाएगा हमसे। ओके, देन सोलर वाटर पंप्स, जब हम पीएम कुसुम की बात करते हैं दोस्तों, तो पीएम कुसुम इज ऑल अबाउट वाटर पंप्स जो सोलर से चलेंगे। तो उसके बाद जो की कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल। दोस्तों सबमर्सिबल चलाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सबमर्सिबल, क्योंकि सोलर ने तो आपको बिजली प्रोवाइड करनी है। आपका आंसर जो बनना शुरू हो जाएगा, जिस तरह मर्जी के पंप चलाइए, नॉट विद पिस्टन्स, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, जो मर्जी पंप चलाइए आपको सोलर पावर से। सो पीएम कुसुम पूरी स्कीम ही जब हम डिस्कस करते हैं सोलर पंप्स के कॉन्टेक्स्ट में ही करते हैं। एंड देन दोस्तों शुगर केन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था, एंड आई सीरियसली बिलीव कि मैंने आपको शुगर केन पढ़ने के लिए इतनी बार कहा है, उसके बावजूद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। एटलीस्ट मतलब मुझे तो नहीं आता, तो मैं तो अगर एग्जाम दे रहा होता मैं ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन की बात करें, ठीक है, तो समथिंग बर्ड चिप्स, जो सेटलिंग्स एंड सेट्स की बात की गई है कि ये तो मैंने आपको बताया कि C3 C4 टाइप की वहां पर आपकी जो कार्बन जो फिक्सेशन करता है, वो इतनी चीजें हमने डिस्कस करी, वही कहाँ ज्यादा प्रोडक्शन है, कहाँ ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने शुगर केन पे सेपरेट एक जो कंपोनेंट बनाकर आपको डिलीवर भी किया था, क्रैश कोर्स में था या शायद इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उसके बावजूद भी सवाल सॉल्व नहीं होता, जो भी इसका आंसर है, आंसर सी है। बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, हम श्योर, तो ये बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा हमारी लाइफ में, बट हाँ, लेकिन चलो ठीक है कि क्वेश्चन है तो देख लिया। तो अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ, शुगर केन और एमएसपी एटसेट्रा से यूपीएससी को खास प्यार है, था और रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें ध्यान रखें। ओके, देन दोस्तों इको फ्रेंडली जो एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी चीज़ होती है ना, ये तो पढ़ते ही रहते हैं। अब ये सवाल हम इस कैसे कर सकते हैं, लेग्यूम कि जब बताते हैं नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं तो फायदा होता है क्रॉप्स का। टेंसियोमीटर यूज, अरे सर ये मुझे पता नहीं क्या होता है, चलो छोड़ देते हैं। वर्टिकल फार्मिंग, ये भी फायदे की चीज़ है कि आप वर्टिकल फार्मिंग पे स्टिल में मैंने मेंस का एक सवाल सॉल्व कराया हुआ है हमारी वेबसाइट पर, जो हमारे स्लीपी क्लासेस के जो मैड सीरीज लास्ट के मेंस के पहले कराया था। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली दोस्तों, यस कि ये जो आर्टिकल आया था सुरिंदर सूद जी द्वारा लिखा गया था, सुरिंदर सूद ने लिखा था आर्टिकल, बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्टिकल लिखा था वर्टिकल जो फार्मिंग पर। तो मैंने इसका मेंस का क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके आई हैड डिस्कस्ड इट विद यू, आपने शायद ही हमारे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 15 दिन मेंस इन या किसी एक उसमें पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि जब सुरिंदर सूद एटसेट्रा जब आर्टिकल लिखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में, तो वी शुड ऑलवेज पे अटेंशन। कितने सालों से मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, एंड आई स्टिल रिपीट इट, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग पे बताया हुआ इको फ्रेंडली है एग्रीकल्चर, कि आप एक ही बिल्डिंग में जब मल्टीपल स्टोरीज लगाकर आप जो खेती बाड़ी कर लेते हैं, यहाँ पर इस जो फ्लोर पे कुछ और, इस फ्लोर पे कुछ और, इस फ्लोर पे कुछ और, तो ये इको फ्रेंडली है क्योंकि आप बहुत सॉइल को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे और आप जो यूज कर रहे हैं स्पेस का एक्सटेंसिव, आप जो
करके पूरा का पूरा प्रोसेस करके आप जो पेड़ नहीं काटने पड़ रहे आपको, क्योंकि और ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए क्योंकि आबादी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए अब मुझे था कि मुझे सर 3 की क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 1 to 4 तो हो सकते हैं, 1 to 4 हो सकते हैं, 3 तो आएगा ही आएगा, कर्ण अर्जुन आएंगे। तो इसीलिए दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, अगेन सॉल्वेबल क्वेश्चन कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म चीज़ की बात हो रही है। तो एमएसपी फिक्स करूंगा, एमएसपी लॉन्ग टर्म नहीं है। एमएसपी तो आज मैंने फसल उगाई तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं अगले साल उगाऊंगा फसल नहीं मिलेंगे, तो लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं 1 को हटा सकता हूं, क्योंकि जो सब्सिडीज हैं या फिर जो आप एक ही बारी में जो पैसा किसी को पकड़ा देते हो, ट्रांसफर पेमेंट कर देते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। सब्सिडीज अब बस आपने ये देखना है इसमें सब्सिडीज ना हो। पहली सब्सिडी है, अच्छा आपने एग्रीकल्चर सोसाइटी को कंप्यूटराइज कर दिया, ये हमेशा सदा के लिए रहेगा। सोशल कैपिटल, लोगों को आपने जो शिक्षा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करी, देन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अरे नहीं नहीं सर, फिर से जहां 1 और 4 होगा मैं वो मार्क नहीं करूंगा। वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स, ये भी वेवर भी सर सब्सिडी लग रही है, 5-8 आ देते हैं। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, हाँ ये लॉन्ग टर्म लग रहा है, ठीक है। तो देखें जहां 2, 3, 5 या फिर 1, 4, 5 ना हो, ठीक है। 2, 3 हमारे पास 5 वाली ऑप्शन, सॉरी 2, 3, 6, सॉरी 6 है ये, तो ये ऑप्शन होनी चाहिए। आंसर हमारा सी आ गया। तो इसलिए दिक्कत भरा सवाल है कि आप मुझे प्लीज ठंडे दिमाग से बताइए। तो ये इसीलिए बोल रहा हूं कि ये पेपर में अगर आपको ये सवाल जो दिखें तो ये अटेम्प्ट तो करने ही करने, चाहे 6 इसमें स्टेटमेंट नजर आती हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो लास्ट ईयर या इसी साल का इको सर्वे हमने कवर किया। इको सर्वे में ये टर्म आई थी, तो हमने इको सर्वे का शायद इसी साल एक मैंने आपको प्रीमिक्स बनाया था, उसमें 25 सवाल डिस्कस किए थे, तो उसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी डाल दिया, तुक्के से डाल दिया कि ऐसे दिख रहा था। तो वहां पर वही था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब क्या होता है कि कितनी कैपेसिटी है, कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूं, मैं कितने प्रॉफिट्स कमा रहा हूं अपॉन मेरा कितना मुझे इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट्स का जो टेक्निकल वर्ड इबिडा बोलते हैं, EBIT, तो कितना मुनाफा है मेरा और कितना इंटरेस्ट। अगर मेरा मुनाफा बहुत कम है, इंटरेस्ट तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, मुनाफा मेरा ज्यादा है, इंटरेस्ट मैं पे कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे ये रिस्क समझने में हेल्प करता है कि मैं किसी जो बैंक हूं अगर मैं कि भाई सामने वाले का मुनाफा अच्छा है, इसको लोन दे देता हूं, ये मेरा इंटरेस्ट पूरा कर देगा, ठीक है। एंड देन तो रिस्क जो इमर्जिंग रिस्क है कि भाई आने वाले टाइम में इसका प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, ये मेरा इंटरेस्ट पूरा नहीं कर पाएगा, तो इसको पैसे नहीं देता, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो अगर ये हायर होगा तो उतना ही उसकी वर्सेबिलिटी, नहीं नहीं सर हायर प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो मेरा ये पूरा इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे बढ़ेगा, जब मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो मेरा रिस्क कम होगा, मेरी एबिलिटीज जो है सर्विस करने की वो बेटर हो जाएंगी, नॉट वर्स। तो 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 3 हटा देते हैं, जहां पे जिस ऑप्शन में 3 है तो वो हटा दिया। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, तो दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। ओके, एंड देन उसके बाद जो है कि प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया किस पे डिपेंड करेगी। तो प्राइस ऑफ राइस हो, चाहे वीट हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो वुड हो, किसी भी चीज़ की दोस्तों प्राइस हो, किस पे डिपेंड करती है। जनरली हमने इसको सिंपल जाएं तो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने से क्या होता है, जैसे जिस चीज़ पर हम देखते हैं सरकार सपोर्ट करना शुरू कर देती है, उस चीज़ की जनरली जो ऐसे एक तरह से सरकार ही डिमांड क्रिएट कर रही है कि आप उगाओ, वीट उगाओ, राइस उगाओ, तो हम आपको पक्के इतने मिनिमम पैसे तो दे देंगे, ठीक है। तो इट विल इंक्रीज द डिमांड। देन गवर्नमेंट ट्रेड, अगर सरकार ही ट्रेड करना शुरू कर देगी तो और जो डिमांड सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो एंड देन गवर्नमेंट की स्टॉक पाइलिंग, सरकार चाहती है बफर स्टॉक बनाना, फिर से पैसे बढ़े, फिर से जो उसकी प्राइस बढ़ेगा राइस का, अगर सरकार बहुत बड़ा बफर स्टॉक चाहती है बनाना, प्राइस बढ़ जाएगा। कंज्यूमर की सब्सिडीज, कि अगर सरकार जनता को सस्ते में सामान अवेलेबल करा रही है तो उससे भी आप क्या, जो लोग ज्यादा उसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, अकॉर्डिंगली सप्लाई इंक्रीज होगी, या फिर अगर सप्लाई कांस्टेंट है तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, सिंपल हमारा अगर देखें यहां पर तो यहां पर सभी करेक्ट होने चाहिए 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इतनी डरने की घबराने की बात नहीं है, डिमांड सप्लाई वाला सिंपल लॉजिक पे जाते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देन दोस्तों इंडो श्रीलंका, अगेन ये मैं बोलूंगा एक वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो बिल्कुल लास्ट टाइप डेज में जब हमने बात की थी ट्रेड सरप्लस, और मैंने एक जो ट्रेड सरप्लस में मैंने लेक्चर भी लिया था, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हमारा जो ट्रेड है जो पड़ोसी मुल्कों से बढ़ रहा है घट रहा है। तो वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो थोड़ा ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि ना इसमें रिस्क बढ़ जाता है कि मैं अटेम्प्ट करूँ कि ना करूँ। तो इंडिया श्रीलंका का ट्रेड कंसिस्टेंटली बढ़ा है लास्ट डेकेड में, और टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम ये पढ़ते ही हैं कि ना इंडिया बांग्लादेश में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो कि टेक्सटाइल पे जो या फिर जो कपड़ा वगैरह बनाती हैं, एंड इंडिया को नुकसान हो सकता है इससे। एंड लास्ट 5 ईयर्स में नेपाल लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है क्या साउथ एशिया में। तो ये तो 3 दिक्कत भरे सवाल थे, तो अगर मैं एग्जाम में होता मैं इसको छोड़ देता, लेकिन हम जैसे इसका आंसर देखें
आंसर तो वो कह रहे हैं सिर्फ 2 ओनली है, क्योंकि अगर हम डेटा देखें ना एग्जाम के बाहर आकर तो कहना आसान है, तो ये श्रीलंका इंडिया श्रीलंका के जो ऐसे जो है वो ग्राफ बढ़ा थोड़ा सा घटा फिर बढ़ जाता है, तो इसीलिए आंसर गलत हो जाता है। नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, रिसेंटली नहीं रहा, ठीक है। तो ये अब अगेन जो ना थोड़ी जो आफ्टर द एग्जाम इट्स ईजियर टू से कि ये कर सकते थे आप, लेकिन एग्जाम में अगर आप छोड़ दें कोई डरने की बात नहीं है। ओके देन दोस्तों कि अब जो 4 कंट्रीज हैं G20 में, ये अनगिनत बार हमने सवाल सॉल्व किया। रिमेंबर जो बजट का हमने प्रीमिक्स किया था उसमें भी किया था, इतने सारे टेस्ट में डाल दिया हमने, क्योंकि भारत जो है G20 को होस्ट करने वाला है। मैंने आपको बताया था कि बजट में हमने सेपरेट शायद 100 करोड़ रुपए अलग से रखा हुआ है, कि 100 करोड़ रुपए रखा है क्योंकि G20 भारत में होने वाला है अगले साल, तो इसीलिए भारत सरकार ने इसके लिए अलग से प्रबंध करते हुए 100 करोड़ दिया था। तो G20 क्या है, कौन मेंबर्स हैं, इवन रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि EU भी मेंबर है इसमें, और EU की कंट्रीज भी मेंबर है। फॉर एग्जांपल फ्रांस EU का पार्ट भी है, और सेपरेटली हमने लास्ट डेज में भी ये डिस्कस किया था, ठीक है। G20 कंट्रीज, तो ये कोई मेरे हिसाब से तो सवाल आसान था, काफी डुएबल था, और एलिमिनेशन से ही निकाल सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज नहीं है, ठीक है। ओके देन दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस इतनी बार न्यूज़ में होता है तो हमें भी प्रीमिक्स में रिपीट करना पड़ता है, और KCC के जो स्कीम्स, KCC किसके अंडर आता है, उसके फायदे, इसके नुकसान, बहुत कुछ, ठीक है। तो KCC का तो हमने इवन मेंस पे सवाल बनाए हुए हैं, तो इतनी बार वर्किंग कैपिटल KCC है कि ताकि किसानों का जो काम ना रुके, एंड किसानों को जो अभी जैसे अभी फसल इमीडिएटली ना बेचनी पड़े, तो उसके लिए वो उधार मिल जाए इमीडिएटली, एक क्रेडिट कार्ड दे दिया, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जो उनको कभी कुछ सीड्स खरीदने हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, एंड देन कंबाइन हार्वेस्ट, नहीं ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड है ताकि छोटी मोटी जो किसान की जो जरूरतें हैं वो पूरी होते रहें, उसके लिए उसको उधार सरकार की तरफ से मिल जाए, उसको किसी महंगे उधार की तरफ ना जाना पड़े, ठीक है। जो अगर जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है फार्म हाउस होल्ड्स की, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, अगर फैमिली हाउस, अरे सर ये तो बड़ा काम लग रहा है, ठीक है, या जो कोल्ड स्टोरेज, ये बहुत बड़ी चीज लग रही है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी देखते हैं, ठीक है। जो जहां पर मुझे जो 2 ना दिखे, ठीक है, 2 ना दिखे, देखिए कहां पर है सर, 2 यहां पर है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, आंसर हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इतनी टेंशन की बात नहीं होती, जो कि बड़े बड़ी चीजें हैं वो नहीं KCC सपोर्ट करता है, छोटी मोटी कर देगा, ठीक है। एंड देन ये अगर इफ यू एवर फॉलोड प्रीमिक्स, इफ यू एवर फॉलोड एनी ऑफ आवर, जैसे अगर क्रैश का कंटेंट वगैरह, तो मैंने जो इस बार आपको बताया था कि CFPI जो हमारी फूड वाली इन्फ्लेशन है, वो फूड वाली इन्फ्लेशन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी CPI एटसेट्रा जो है वो फिर भी कंट्रोल है, फूड इन्फ्लेशन आसमान छू रही है। मैंने कम से कम ये 4 या 5 बार अपने प्रीमिक्स में डिस्कस किया है क्वेश्चन, एक बार तो चलो क्रैश में तो किया ही है, हमारी टेस्ट सीरीज में सवाल है ये, ठीक है, बार बार, ठीक है। क्योंकि जो हमारी फूड की मैंने बताया था 54% है इसमें, ठीक है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स से ज्यादा है। एंड देन WPI सर्विसेज नहीं करता, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो सभी को पता होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CPI, वो भी हमने देखा हुआ है, CPI भी कौन सा वाला, कंबाइंड, ठीक है। तो ये सब फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ पर आंसर कौन सा बन गया, तो देखिए, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर बन गया 1 और 2, क्योंकि जो WPI फॉलो नहीं करता CPI करता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। 1 और 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। अगेन अगर आप क्वेश्चंस को, इसलिए अगर आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर पेपर दे रहे हैं, आपको डर लगता है क्या पूछ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को उठा के करना शुरू करते हैं, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है। ओके देन क्विकली, तो ये मुश्किल सवाल हो सकता था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इसमें ना हम एब्सोल्यूटिज्म लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सीरियल्स, मतलब जो आपके जो भी आपके अनाज की बात हो रही है, जो दालें, ऑयल सीड्स एटसेट्रा, तो प्रोक्योरमेंट एट MSP इज अनलिमिटेड इन एनी ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड देन सीरियल्स पल्सेस MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर जो स्टेट, एनी स्टेट UT ऑफ इंडिया, थोड़ा सा इस पर जो एरर है, ओके नॉनदलेस, तो ना ये एब्सोल्यूट वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पर जो कि ये कह रहे हैं कि इस जो चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, MSP की प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड है। दोस्तों पहली बात तो ये कि अनलिमिटेड डेफिनेटली भारत सरकार ने इस पर कोई जो लिमिट नहीं लगाई, लेकिन ऑयल सीड्स और पल्सेस, ठीक है, ऑल द सीरियल्स पल्सेस हैं, नहीं ऑल द सीरियल्स पल्सेस नहीं है, कुछ हैं चुनिंदा 24 हैं, प्लस एक हमारा गन्ना भी होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद तो इसीलिए ना ये रिजेक्टेबल स्टेटमेंट्स हैं, तो इसलिए देखकर आपको ऐसे ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये क्या, मुझे पता ही नहीं, कि आपको पता है ना 24 हैं, क्या सभी पल्सेस, सभी ऑयल सीड्स, क्या थ्रू आउट इंडिया अनलिमिटेड, कोई भी जिस लेवल पे MSP, सारी डिमांड ही वही है ना, अभी जो फार्म मूवमेंट चल रही है कि MSP में लेकर आओ और बहुत सारी और चीज़ों को लेकर आओ, इनफैक्ट एग्रीकल्चर को MSP का पार्ट बनाओ, टोटल एग्रीकल्चर। एंड देन दोस्तों उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एट अ लेवल टू विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज।
कि इतना मार्केट प्राइस एमएसपी जितना पहुंचेगा ही नहीं कभी, ऐसा सोचकर थोड़ी ना एमएसपी डिजाइन करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि किसानों को वादा करते हैं कि आपको 1870 रुपए क्विंटल मिलेगा अनाज का दाम, ठीक है, जो वीट का दाम, उसके ऊपर चला गया मार्केट में 2000 चला गया, 1870 से ऊपर चाहे 2070 चला गया, आप वहां जाके बेच दीजिएगा। 1870 तो सरकार ने डिसाइड किया, इतना वादा किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट रिजेक्टेबल है, तो इसलिए नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो इसलिए ना कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं थी इसी में कि ये क्या पूछ लिया एमएसपी पर। देन दोस्तों ये कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, है ना, ये सब चीजें सही हैं। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ जो डिपॉजिट की बात करें, अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सब कितनी बार डिस्कस कर लिया। जीरो कूपन बॉन्ड्स में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, डायरेक्टली जितना पैसा देते हैं प्लस इंटरेस्ट ऐड होकर आपको एक ही बारी में सारा पैसा मिल जाता है, ठीक है। थोड़े से स्पेलिंग एरर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो अगेन छोटे टर्म्स हैं, पढ़ते जाते हैं आपको जो इकट्ठे होती जाती हैं। एफडीआई की बात करते हैं, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो तो है ही है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जरूरी नहीं है सिर्फ लिस्टेड कंपनी में हो, एफडीआई किसी अनलिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है। एंड देन उसके बाद जो डेट सर्विसिंग है, नहीं उधार तो कर ही नहीं रहे यहाँ पर। एंड देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली, ये भी गलत है, तो ठीक है। इसलिए नॉन डेट क्रिएटिंग है, कोई टेंशन वाली अगेन बात नहीं है, इसमें टाइम नहीं लगा रहा मैं। इंटरनेशनल ट्रेड, ये अगर आप बचपन में जैसे बिल्कुल तैयारी शुरू करते हैं, रिबन काटते हैं तैयारी का, तो आप जो पहला जो एक्सटर्नल सेक्टर का लेक्चर लगाते हैं, यूट्यूब पे हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है जो बिल्कुल इको के बेसिक सीरीज में, वहीं पर ही बात शुरू हो जाती है इसकी। इनफैक्ट हमने तो इस पर कितनी पीएचडी कर ली थी। सवाल थोड़ा बेसिक आया कि भारत में जो गुड्स या फिर मर्चेंडाइज की एक्सपोर्ट्स है वो कम है इंपोर्ट से, तभी तो हम बोलते हैं ना हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, हमने ट्रेड डेफिसिट, याद है अभी हमने रिसेंटली एक बिग न्यूज भी किया था, जिसमें बिग न्यूज में हमने बात की थी भारत ने ट्रेड सरप्लस विटनेस किया, ठीक है। एक क्वार्टर में ही किया चाहे, लेकिन उसमें मर्चेंडाइज हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा रहा इंपोर्ट से। लॉकडाउन लगा हुआ था, ये वो कितने सारे, हम तो कारण तक पहुंच गए थे। यहां पर सवाल थोड़ा बेसिक आया। देन इंपोर्ट ऑफ आयरन स्टील डिक्लाइंड, चलो मान लीजिए मुझे नहीं पता, आई एम डाउटफुल अबाउट इट, मैं क्या करूं, देखते हैं ऑप्शन से टूटता है कि नहीं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डेफिनेटली सर हमारा घर ही जो इंडिया में जो डॉलर जो 4 बचते हैं, जो या फिर जो हमारा ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हो जाए, उसको थोड़ा सा जो डेफिसिट को कम करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ज्यादा है, इंपोर्ट कम, ठीक है। एंड देन इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड या करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बात जो है ये सही है। लेकिन ना इसमें डाउट वही है कि आप बोल सकते हैं कि सर अभी हमने रिसेंटली करंट अकाउंट सरप्लस विटनेस किया है, वो हाँ एक क्वार्टर में विटनेस किया है, 20 साल बाद विटनेस किया है, तो ओवरऑल देखें तो ओवरऑल तो बात सही है। क्योंकि शायद मोस्ट लाइकली यूपीएससी ने क्वेश्चन लॉकडाउन के पहले बना लिया था, तो इसी कारण बदला नहीं, इसी कारण इस पर डाउट क्रिएट होता है कि सर लेकिन एक क्वार्टर में तो आया था और ये वो, तो ओवरऑल तो देखें आप 20 सालों में 4 देखें 80 क्वार्टर बीत गए, 80 में से 79 क्वार्टर्स में हमारा डेफिसिट है, तो डरने की बात नहीं है ना, तो आप सेफली मार्क कीजिए इसको, ठीक है। एंड देन हमारा आंसर इसलिए अकॉर्डिंगली 2 जो 1 3 4 सही होने चाहिए, 1 2 3 4 ऑप्शन होती टेंशन हो जाती, लेकिन 2 चलो बात ही नहीं करी, बच गए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बात की थी हमने, जब दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गए, लॉकडाउन के दौरान ही हुआ था, इसलिए इसका मतलब सवाल आया भी है जब कोरोना काल के चलते, जब दुनिया भर में प्राइसेस गिर गए क्रूड के, अरे क्रूड में महामारी इतनी $0 पहुंच गया माइनस में कि भाई मेरा तेल ले जाओ पैसे भी ले लो, -$29 समथिंग आ गया था। कौन सा तेल था दोस्तों, अमेरिका में ट्रेड हो रहा था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल था, है ना। ये तो इसलिए थोड़ा बोनस राउंड, इस पर कितनी डिस्कशन करी हमने। ओके, नॉन फाइनेंशियल डेट, ये जो मैंने आपको एक बार ना रिलायंस के बारे में बताया था, तो उसमें डिस्कस किया था हमने, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया एग्जाम में, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्योंकि एग्जाम में थोड़ा डर रहता है ना कि मैं मार्क करूं कि ना करूं, पक्का मैंने सही सुना था, गलत तो नहीं सुन लिया, एक्सेट्रा। तो नॉन फाइनेंशियल डेट की अगर बात करें तो वो वाला डेट है जो कंपनीज या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बिजनेस में है डेट देने के, उसके सिवा कोई दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी एनबीएफसीज होती हैं, आपके बैंक्स होते हैं, ये तो बिजनेस में है ना, ये उधार देने के बिजनेस में है, डेट देने के बिजनेस में। इसके बियॉन्ड अगर किसी के पास डेट है, किसी ने उधार लिया हुआ है, तो वो नॉन फाइनेंशियल डेट कहलाता है। जो घर वाले जो लोन अगर आप उठा रहे हैं हम, ठीक है, हमारे क्रेडिट कार्ड पे बिल है, ट्रेजरी बिल, तो कोई सरकार कोई कंपनी नहीं है ना, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना जो उधार देती है लेती है, तो इसीलिए ये तीनों ही हमारे सही होने चाहिए। एंड देन उसके बाद जो ट्रिम्स अगेन डब्ल्यूटीओ का वो वाला एस्पेक्ट है जो हम थोड़ा साइडलाइन करते हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल बेसिक सीरीज है डब्ल्यूटीओ की, उसमें जस्ट मैंने बेसिक का टच किया हुआ है, इसमें सवाल सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, लेकिन मुझे एक रे ऑफ होप लगती है जो हमने लास्ट डेज में हमने जब, और एक प्रीमिक्स में भी, वैसे मैं बताऊं तो अगर आप प्रीमिक्स अगर थोड़ा ध्यान से सुनते हो तो उसमें हमने बात की थी कि भारत ने अभी रिसेंटली भारत को मैंने आपको शायद बताया था ना कि सेक्शन 301
लगा दिया USTR में, तो वहाँ पर भारत पे जो कार्रवाई करने की बात की है यूएस ने इंडिया पर, और कि आपने हम पे क्यों ये डिजिटल टैक्स लगा दिया, जिसको डिजिटल लेवी, डिजिटाइजेशन लेवी बोलते हैं ना, जो तो कि आपने क्यों लगा दिया। तो उसने 10 कंट्रीज पे और सवाल उठाए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हम सर्विसेज में आपको नेशनल ट्रीटमेंट ना दें चलेगा, ठीक है। तो WTO में हमारा ट्रिम्स, मैंने आपको शायद इस पासिंग में, शायद मुझे याद है तो मैंने कहा था आपको अभी पेपर से कुछ हफ्ता 8 दिन पहले जो हमने सीरीज चलाई थी उसमें हमने बात भी की थी कि भारत कह रहा है कि हम गुड्स को लेकर तो हम बाध्य हैं, ठीक है, वी आर बाउंड, लेकिन सर्विसेज को लेकर नहीं है। तो वो बात की थी, उसी से ये क्वेश्चन वहां से टूट जाता है कि अप्लाई टू बोथ ट्रेड एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता। उसी एक पर्टिकुलर चीज से अगर मैं एग्जाम में होता मार्क कर देता कि 2 ना दिखे मुझे, बस 2 यहां पर भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो एक ही ऑप्शन बचती है, मेरा यहां पर सवाल सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो लेकिन आई विल नॉट रियली डाउट यू कि नहीं आपने ढंग से नहीं सुना ये वो, तो क्योंकि एग्जाम का दबाव अलग चीज होती है, ठीक है। तो लेकिन सवाल हो सकता है सॉल्व वहीं से ही, ठीक है। ओके देन दोस्तों, RBI एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, बेसिक क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ कि SLR CRR के साथ क्या करे, है ना, हर बार तो यही तो करते रहते हैं, हमारी सारी टेस्ट सीरीज, दुनिया भर की टेस्ट सीरीज इसी से भरी हुई हैं, ठीक है। ओके, मुश्किल सवाल, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ, वर्कर प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कॉमन सेंस से बहुत लोगों ने क्रैक किया, लेकिन मैं एग्जाम में होता मैं अटेम्प्ट ना करता। तो ये इको के जो 3-4 सवाल हैं, शुगर केन वाला और एक ये वाला, तो शायद मैं अटेम्प्ट ना करता, मैं चाहे इको पढ़ाऊँ, जिंदगी बीत गई, लेकिन मैं अटेम्प्ट ना करता क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी, ठीक है। तो इसी में जो हमारा प्राइमरी आंसर निकल कर आता है वो यही बोलते हैं कि ग्रोथ नॉन फार्म इकोनॉमी में इंक्रीज हुई, बात सही है ना, तभी तो हम बोलते हैं ना कि हमारे फार्म की तरफ जो लोग थे पहले 50% जो में प्लस GDP कंट्रीब्यूट होता था, अभी लेस देन 50 हो रहा है, ठीक है। तो ये बात चलो सही है। एंड देन जो ग्रोथ रेट है रूरल एम्प्लॉयमेंट की डिक्रीज्ड, है ना, ग्रोथ रेट की डिक्रीज की बात हो रही है, जो ये नहीं बोल रहे आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, ग्रोथ रेट, उसकी ग्रोथ रेट कहते स्लो हो रही है, इट इज स्लोइंग डाउन। फॉर एग्जाम्पल इफ इट वॉज स्टीप, नाउ इट इज स्लोइंग डाउन, ठीक है। तो ये इट फॉर मी दिस वाज मेक और ब्रेक कि मैं 3 करूं मार्क या 3 और 4 करूं मार्क, तो ये टेंशन हो जाती। तो अदरवाइज ये क्वेश्चन क्रैकेबल हो जाता अगर 4th स्टेटमेंट यहां ना होती। तो इट्स 4th फॉर मी इज अ टफ स्टेटमेंट। एक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने आपको ना, जो आप अगर जाकर आप देखें, मेंटरशिप बैच है, मेंटरशिप बैच में मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर लिया है 1991 से लेके आज तक, जिसका नाम ही लिबरलाइजेशन है, ठीक है। मेंटरशिप बैच में शायद 7वां या 8वां लेक्चर है दोस्तों। वो 10 लेक्चर्स हैं, 10 लेक्चर्स वो मेरे हिसाब से ऐसे क्रिएट हो गए हैं, वो मास्टर पीसीज बन गए हैं। तो दोस्तों मेंस के इतने सवाल उससे टूट रहे हैं, उससे प्री के इतने सवाल निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपको शुरू करना है मेंस की तैयारी, तो वो 10 लेक्चर तो बस बिंज वॉच 1-1 घंटे के 10 घंटे रखो साइड में, खत्म करो। वो मेंटरशिप बैच के वो सिक्योरिटी के वहां लेक्चर हैं, वहां पर गवर्नेंस पॉलिटी के लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, इको के तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं इतने सवाल जो हमारे मेंस के क्रैक होने शुरू हो गए हैं। मेंटरशिप बैच जाके देखिए, GS3 की प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा। एंड प्लीज वो 10 जो हैं लेक्चर्स प्लीज लगा लीजिए। ओके देन दोस्तों, DCCB, ये मुझे बहुत खुशी है, ये हमारे पढ़ाए हुए में से मुश्किल सवाल भी जो आसान तो चलो क्रैक हो ही रहे हैं सभी के, मुश्किल भी क्रैक हुआ एक और, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये था DCCB वाला कि जो आगे प्रोवाइड करते हैं PSCS को डेफिनेटली। एंड देन कि क्या DCCB ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, अरे नहीं सर, इसका तो हमने पूरा इन्फोग्राफिक देखा था हमारे क्रैश में, बैंकिंग की अपडेशंस मैंने आपको दी थी, उसी में हमने डिस्कस किया था। साइड सा टॉपिक था, मुझे लगा कि इसको कवर करूँ कि ना करूँ, देन थोड़ा सा लास्ट मिनट में तुक्के से कवर हो गया, तो ये एग्जाम में एक सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए तो थोड़ा सा मुझे खुशी भी हुई, चलो ये पढ़ाई में से कुछ और भी आया। साइबर इंश्योरेंस, ये वाला सवाल, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस जो के हिसाब से ही हम उसको एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, और जैसे जितने बच्चों से फीडबैक मिला वो ऑप्शंस के बल पर कर पाए। लेकिन राइट आंसर क्या होगा, IRDA की साइड पे देखें तो हमें आंसर पता लगता है, उससे आंसर B होना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि नया कंप्यूटर लेके नहीं देंगे अगर आपको, तो लेकिन उसके सिवा बाकी सब कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। मार्केटिंग में मैं आपको थोड़ा सा बस ये चाहता हूँ कि बताना कि हमने पढ़ाया था उसमें से आया, एक स्टेटमेंट जो है आपकी वो क्रैक होना शुरू हो जाती है। आपने पॉलिटी में भी शायद वो मैम ने बताया आपको, एनवायरनमेंट में मैम ने बताया कि चीज़ें पढ़ते हैं तो चीज़ें क्रैक होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बात चाहता हूँ बताना, जैसे ये जो DCCB वाला कि कैसे अगर सारे के सारे कोऑपरेटिव्स अगर 100 लोन दे रहे हैं, तो ये जो मैंने उसी से क्रैश का ही स्क्रीनशॉट लगा दिया, ठीक है। तो उसमें से कुछ अर्बन कोऑपरेटिव जा रहे हैं, क्योंकि ना देखो दोस्तों बात भी थी ना कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी क्राइसिस में थे, और किसी बैंक पे तो बिल्कुल ही RBI ने ताला लगा दिया, तो इसलिए डिस्कस करने का थोड़ा मन भी था, ठीक है। देन रूरल कोऑपरेटिव्स आते हैं, उसके बाद अगर देखें इसको, अगर हम पूरा अर्बन कोऑपरेटिव
को, जो इसको अगर हम 100 माने और इसको रूरल को 100 माने, आगे कैसे चलता है। जो रूरल में देखो तो ये बता रहा है जो स्टेट लेवल पे जो कोऑपरेटिव्स हैं, देन डिस्ट्रिक्ट पर हैं, एंड देन आगे जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स वाले आगे सप्लाई करते हैं ना दोस्तों, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट को स्टेट दे रहा है, जो क्रेडिट डिस्बर्समेंट हो रही है। तो अकॉर्डिंगली दिख रहा है ना कि कैसे कम होता जा रहा है। इतना मुश्किल नहीं था इमेजिन करना, तो आपको इसीलिए मेरे हिसाब से तो पर्टिकुलरली कि टोटल अगर आप देखो, हमने इसमें थोड़ा सा इसको आपको परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करके भी शायद बताया था वहाँ पर। तो ये क्वेश्चंस जो टूटने शुरू हो जाते हैं अगर हम बेसिक सी चीज़ों को दिमाग में रखें। तो इस बार थोड़ा क्रैश था, वो मैं चाह रहा हूँ कि ना जैसे हमने इस बार काफ़ी क्रैश में अपडेशन जो दी थी उसको और स्ट्रीमलाइन करें, बच्चों को रिपीट करवाएं बार बार। तो इस पर हमने काम करना है इस बार। जो हमारा बेसिक्स है कि हमने कंटेंट तो बना देते हैं, लेकिन कंटेंट को वहाँ रिकॉल करने के लिए एफर्ट कर बच्चों को करवाना है कि टेस्ट में सवाल पूछें बार बार, कि जो आपको जो हर क्रैश के पहले मुश्किल सवाल और पूछें। तो ये करने के हमने थोड़ा सा हमारा एजेंडा है कि हम बता तो देते हैं लेकिन बच्चों को रिकॉल भी तो होना चाहिए। ओके, देन फूड इन्फ्लेशन पर अपडेशन डाली थी, क्रैश से दिया हुआ है कि कितना हमारा 54% होता है सीपीआई में, और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फोटो लगाइए ताकि थोड़ा सा आप इंप्रेस हो जाएं, वाह वाह क्या पढ़ाते हैं। एंड देन जो वेरियस टाइप्स ऑफ करेंसीज हैं कि करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट, सेम तरह की चीज़ें आती हैं, टेंशन की बात नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड में अगर आप देखें तो हम बताते हैं कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एंड देन जो बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सरकारी वेबसाइट से ही उठाया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो ग्लोबल ट्रेड शेयर में भारत का ग्लोबल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। G20 पे सवाल बनाया हुआ था, G20 के मेंबर्स रटे हुए थे हमने कि G20 के मेंबर्स दोस्तों रट लो कि यही, और अगेन बार बार रिपीट कर रहे थे यूरोपियन यूनियन के लोग भी हैं यहाँ पर, एंड यूरोपियन यूनियन तो एग्जिस्ट करता है ये सेपरेटली। एंड दोस्तों यूरोपियन यूनियन के जो कुछ कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वो भी एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली, हमने बात की थी। ओके ठीक है। एंड देन उसके बाद और क्या चीज़ है यहाँ पर, ये वाली जैसे जो फूड इन्फ्लेशन वाली बात है, एक एक चीज़ को डिटेल में जो डाल के देखा, जो डिटेल में देख लेते हैं। सीपीआई रूरल कितना रहता है, फूड बेवरेजेस का कितना रहता है। देन जो फॉरेक्स के कंपोनेंट देख रहे थे तो रिजर्व ट्रांच, और आपको बोला भी था तो लास्ट मिनट में ही, जो लास्ट डेज में भी दोबारा बात की थी, प्रीमिक्स के ही सवाल हैं ये कि फॉरेक्स का वीडियो डाला हुआ देख लीजिए। एंड देन कि कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, है ना, ये छोटे छोटे सवाल। देन उसके बाद WPI CPI पे बात करी। एंड देन FDI की जो ये आपके टेस्ट सीरीज का सवाल है कि आपका ये एक नॉन डेट फाइनेंस है जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। जीरो कूपन बिल्स पे बात, क्योंकि ये बेसिक सवाल हैं। 210 फ्रॉस्ट फ्री डे समथिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक FRBM एक्ट पर एक जो लेक्चर है उसमें मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी एटसेट्रा, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये आपको सवाल पूछे गए हैं। एंड उसके बाद पब्लिक की प्राइवेट की, ये तो आपका जो वर्चुअल करेंसी है जो लेक्चर है उसी में ही पब्लिक प्राइवेट की इसके आगे लेक्चर चलेगा, तो आप देख सकते हैं कि क्या कहानी चल रही है। ब्लॉकचेन पे सेपरेट लेक्चर एग्जिस्ट करता है, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ना दोस्तों। एंड देन जो बजट 2020 पे हमने सवाल डिस्कस किए थे उसमें बताया था कि भारत को मौका मिला है 2022 में जब हमारे 75 साल हो जाएंगे तो समथिंग 100 करोड़ दे दिया, ऐसे कुछ कि मेंबर्स के नाम रट लो, कहाँ पे हेडक्वार्टर होता है और कि कब शुरू हुआ था। देन जो इंडिया की क्रूड बास्केट में कौन कौन होता है, तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात की थी, तो मैंने बताया था आपको कहाँ से निकाला जाता है। इवन कि दोस्तों की कौन सी पाइपलाइन से कशिंग, क्योंकि कशिंग बड़ा न्यूज़ में था ओक्लाहोमा में, तो उसकी बात की हमने। एंड देन फूड प्रोसेसिंग प्राइस वाला फिर से सवाल आ गया, बहुत बढ़िया सर, G20 आ गया फिर से, ठीक है। तो उसके बाद न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की बात की, उस पर समझाने की बात की, रेपो कर इंक्रीज करने से क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा, बायोचार एटसेट्रा। तो ये मुझे जो दिखते गए जो टेस्ट सीरीज में मैं आपके लिए निकालता रहा, ठीक है, मनी मार्केट एटसेट्रा। तो ये ओवरऑल बस एजेंडा यहाँ पर क्या है कि हिट रेट किस पर डिपेंड करेगा दोस्तों, कि एक हमारा अटेम्प्ट चल रहा है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम आपको ग्रेजुअली कंटेंट रिच कर दें। इट्स अ टफ एग्जाम, मोमेंट यू विल रिकॉग्नाइज इट्स अ टफ एग्जाम एंड रिक्वायर्स उतने ही लेवल की अप्रोप्रिएट लेवल की मेहनत, तो उसी दिन आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इसमें लक का एलिमेंट एटसेट्रा वगैरह बहुत से लोग चाहते हैं बात करना, डेफिनेटली है, लेकिन फिर से रिपीट करता हूं, बिना मेहनत किए लक एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। वहां जाके आप कैलकुलेटेड गेस नहीं मार सकते अगर आपको पता ही नहीं वो टर्म है क्या, ठीक है। इसीलिए ग्रेजुअल इज द वर्ड फॉर दिस, ठीक है। अगर आप ग्रेजुअल ही हर रोज काम करते जा रहे हैं, और मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, पिछले 2 से 2.5 साल, जो 24 से 30 महीने आपको पता होने चाहिए। लास्ट 1.5 साल एग्जाम आपने जब देना है, उसके लास्ट 1.5 साल पर बहुत अच्छी पकड़, उसके पीछे 1 साल ओके, ठीक है।
तो इसीलिए जो बहुत से इनिशिएटिव्स हैं, चाहे प्री क्योर, दोस्तों फ्री इनिशिएटिव है, कहीं पैसे कुछ नहीं दे रहे आप, पैसे वाली चीज़ तो मैं बाद में बताऊं, ठीक है। तो फ्री यही यूज़ तो करना शुरू करो, इसी में कितने सवाल भेज रहे हैं प्री क्योर प्री मिक्स से, ठीक है दोस्तों। एंड देन उसके बाद अगर चाहें तो आप ज्वाइन कर, जैसे हम ना तो कर ही सकते हैं जो टेस्ट सीरीज, कितने यार आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट एक्सेट्रा इमेजिन करते हैं, मेहनत करने के लिए भी तैयार रहो, ठीक है। टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं जो प्री के टेस्ट सीरीज है। तो लेकिन अभी दिस इज नॉट द टाइम टू गो फॉर टेस्ट जो प्री ओनली, तो प्री थोड़ा चलाते रहो, क्योंकि वो फैक्ट्स इकट्ठे ग्रेजुअली ही होते हैं। बट दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस, ठीक है। मेंस की तैयारी करो। अगर आपका प्री क्रैक हो रहा है, बहुत बहुत अच्छी बात है, फील गुड अबाउट इट, बट डू नॉट फील वेरी गुड अबाउट इट, क्योंकि अभी प्री क्रैक करने का कोई मेडल अवार्ड नहीं मिलने वाला। मेंस निकालना है, मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू भी है। चलो पहले मेंस, वन थिंग एट अ टाइम, जो चल रहा है वो। अगर आपका लेट्स से प्री नहीं हो रहा, इट्स ओके, ठीक है। अटेम्प्ट्स भारत सरकार ने इसलिए बनाया है क्योंकि नहीं हो रहा तो अगला अटेम्प्ट दो भाई, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से लोग हैं छठे अटेम्प्ट में भी निकाल रहे हैं, कोई बहुत सारे पहले में भी निकाल देते हैं। इट्स ओके, सभी को मिलेगा। तो आईएएस ही ना जो उसका रैंक आएगा, आईपीएस आईआरएस आईएफएस यही बनेंगे ना, ऐसा तो नहीं ना पहले अटेम्प्ट वालों को सभी को आईपीएस बना दो, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जो रैंक आएगा, जब आपका रैंक आएगा तभी आपको वो चीज़ मिलेगी, उसके लिए आपको प्री से गुजरना होगा अभी। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, प्लीज़ मूव ऑन, प्लान बेटर, ठीक है। प्लान बेटर बनाने के लिए आपको साथ साथ में आपको प्री की तैयारी भी करनी होगी, जो फैक्ट्स इकट्ठे करने होंगे। अगेन रिपीट करता हूं, जब एग्जाम देना है उसके 30 महीने पहले प्लीज आपको करना होगा। आप बहुत सारे बच्चों ने बोला 30 महीने, अरे 30 महीने 2.5 साल होते हैं, 1.5 साल का तो वैसे एग्जाम की प्रिपरेशन ही है। जब अगर आपने शुरू किया उसके 1 साल पहले का देख लो, और अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तब तो आपकी गेम वैसे ही सेट है, तो आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पीछे, तो आप ऑलरेडी आप जानती हैं चीज़ों को, तो ठीक है। तो ये चीज़ें करना शुरू करो एंड देन मेंस की तैयारी तो करना शुरू करो, आंसर लिखो थोड़े थोड़े। अगर क्योंकि अगर मान लीजिए प्री साल नहीं निकला तो अगले साल प्री निकल गया, तो क्या मेंस की तैयारी है या सिर्फ प्री का अवार्ड लेके घर जाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए प्री निकालने के बाद मेंस भी निकले, इसलिए ज़रूरी है कि मेंस की तैयारी करो। दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर जब आप मेंस की तैयारी करते हो, आपका प्री हो चाहे प्री ना हो। एक बार आपने सोच लिया एग्जाम देना है तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस अभी, दिस इज द टाइम फॉर मेंस। ऑलराइट, तो मैं और इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, तो बच्चों को लगता है कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया रहा है, आई डोंट नो, मतलब लग सकता है। तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के तैयारी कीजिए। स्लीपी पर भी कॉन्फिडेंस बना के तैयारी कीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम यहाँ पर इंटरनली यही बात करते हैं कि अभी भी हम एस्पिरेंट मोड में हैं। वी बिहेव लाइक एज इफ वी आर स्टिल एस्पिरेंट्स। नो दोस्तों, वी आर रिटायर्ड पीपल। हमारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं और हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, लेकिन हम अपने टाइम में जब जैसे तैयारी करते थे, जैसे क्रेजी तरह से, दोस्तों का हो गया, अभी हमारा नहीं हुआ। बट वी वॉन्ट एवरीवन हु वांट्स टू बी एन ऑफिसर टू वर्क हार्ड। तुक्का मार के ऐसे साइड से करके वो अफसर बने, मतलब मुझे नहीं पता, बन जाओ, आपकी मर्जी है। बट लेकिन जनरली दैट्स नॉट द वे टू गो अबाउट इट। वे टू गो अबाउट इट इज थ्रू मेहनत, ठीक है। मेहनत करो, दैट्स इट। बहुत बोलता हूँ मैं, मुझे लगता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मिलेंगे अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय, टेक केयर।